नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की एक और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में। सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के हिसाब से इस क्लास को हमने प्लान किया है। क्वेश्चंस इसी तरह से सेलेक्टेड है कि आप उसको प्राइमरी में भी यूज कर सकते हैं, जूनियर में भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में डिफरेंसेस दिखेंगे, हर तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे कि हम अगर केवल प्राइमरी के हैं तो भी आपको कैटेगरी नजर आएगी, अगर आप केवल जूनियर के हैं तो भी आपको क्वेश्चन में कैटेगरी नजर आएगी, और मैं उसको एक्सप्लेन भी करता चलाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे रिलेट करने वाला है। पूरे सेशन को आप इन तक देखा करिए, हर क्वेश्चन पर अपना कमांड बनाइए, उनको तैयार करिए, जरूरत पड़े तो उनका कॉन्सेप्ट सीखिए, जरूरत पड़े तो लर्न करिए। कैसे भी कर करके डे 1 पे उसी समय वीडियो को देख करके उसको फिनिश करिए। यही आपके लिए ज़रूरी है। इस समय एग्जाम नज़दीक है, अब निश्चित तौर पर हमारे पास समय नहीं, हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने को होना चाहिए। मैं आपके लिए इस प्लानिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन को आपको हल करा सकूँ, जिससे कि आप अपने को कॉन्फिडेंट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस को फील कर सकें। तो आइए समय नहीं गंवाते हैं, सीधा सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो को अंत तक देखिए, अपने फीडबैक सुझाव जरूर दिया करें, अपनी बातें जरूर बताया करें कि आपको किस तरह की चीज़ें और आवश्यक है। जैसे कुछ कमेंट्स हमारे पास आए थे जिनमें डिमांड परसेंटेज की थी और भी टॉपिक की थी, तो मैं उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें प्रोवाइड भी कर दूंगा। आप उसके लिए एकदम परेशान ना हो। जो जो आप सोच रहे हैं वो मेरे भी दिमाग में चल रहा है, और मैं वो सब कुछ कर दूंगा जो कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, आप नोटिस करिए, इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको। 15 इकाई है, 18 दहाई है, 16 सैकड़ा है, का मान क्या होता है। अंग्रेजी में देखिए, 15 यूनिट्स है, टेंस है, हंड्रेड्स है। यूनिट का मतलब 1 होता है, टेंस का मतलब 10 होता है, हंड्रेड्स का मतलब 100 होता है। बात जब आएगी यहाँ पर यूनिट की, तो मैं इसको 15 गुणे 1 लिखूंगा, मतलब यह 15 है। 18 दहाई की बात आएगी, 18 गुणे 10 लिखूंगा, 180 होगा। 16 सैकड़े की बात आएगी, 16 इंटू 100 लिखूंगा, तो यह 1600 होगा। अब सभी को अगर हम ऐड कर दें, जितने भी टर्म्स आपके पास हैं, एक तो 1600 है, एक तो 180 है, दूसरा 15 है, सबको जोड़िए तो 5 हुआ, 8 एक 9 हुआ, 6 एक 7 हुआ, 1 हुआ, 1795 हुआ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। होप सो कन्फर्म हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, आप हल कर सके, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिखा, आप प्राइमरी में देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। आपको कहा जाएगा जैसे एक नंबर है 5/6, उसमें कितने 1/18 हैं। तो आपको जैसे कहा जाए ना कि 100 में कितने 5 हैं, तो 100 को 5 से भाग करिए, 20 है। ऐसे ही अगर 5/6 एक नंबर है, उसमें कितने 1/18 हैं, तो आपको इसको 1/18 से डिवाइड करना होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 5/6 गुणे 18 ऊपर कर दीजिए, 1 नीचे करिए, 6 3 बार 18, 3 पचे 15 हुआ। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन, जो कि करेक्ट है 15। तो 5/6 में 1/18 की काउंटिंग करिए, 1/18 की काउंटिंग करिए, इट बिकम 15 टाइम्स, मतलब 15 टोटल हो रहा है। तो आप दूसरे क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन देख रहे हैं। तीसरा देखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के पैटर्न आपको दिखेंगे। 33.333 है, 33.333 है, इस तरह के नंबर्स आपको दिए गए। आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 से शुरू हो रहा है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इधर देखिए दशमलव की बात करिए तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो इसको पैटर्न वाइज लिख डालिए। पैटर्न वाइज लिखने के पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे कभी कभी आपको एक ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, 1 + 11 + 111 + 1111, इसका मान क्या होगा। तो आप इसको जानते हैं कि 1 2 3 4 होगा। ऐड करके देख लीजिए। यहाँ पे एक डाउट तब आता है जैसे लिखा हो 0.1, 0.11, 0.111 और 0.4 टाइम 1। इसको अगर ऐड करना है तो क्या लिखेंगे पता है। यहाँ पर जैसे अगर कोई सोच रहे कि हम 0.1234 कर दे तो गलत होगा, ये 0.4321 होगा। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे अगर आप इसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब 1 है, 11 है, 111। एक क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में कराया भी था। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। इसको जब आप लिखोगे तो 0.1 है, 0.11 है, उधर साइड बढ़ रहा है, ऐसे है, इस तरह से बढ़ रहा है। ऐड करिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो 0.4321 हुआ। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे जैसे लिखा उसी तरह से लिखिए। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बिफोर लिखा है 33, पॉइंट क्या है आपके पास 333। यहाँ पर देखिए 33 है, पॉइंट कितना है 3333 है। फिर देखिए कितनी बार है, 4 बार 3 है, आप साफ साफ देखिए 4 बार 3 है, 0.33 है। इसके बाद 5 बार है, 33333, पॉइंट कितना है 3 है। अब आपको ऐड करना है इसको प्रॉपर। अच्छा देखिए, कुछ जब भी कभी ऐसा कॉन्फिडेंस में आपको मतलब डाउट हो ना, तो जो प्लेसेस जैसे ब्लैंक है ना, उसको फिल कर सकते हैं आप जीरो से। ये देखिए पूरा भरता रहता है ना, भरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है देखने में, और कर भी सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखो अंत में 3 है,
4 डिजिट होगा, अंत में 3 है, केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे। यहाँ पर 3 3 9 है, यहाँ पर 3 3 9 3 12 है, और यहाँ पर सॉरी यार 3 3 यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा, 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 होगा, और 3 चौके 12 मतलब 2 होगा, तो 2963, तो यही एक ऑप्शन है और डी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आगे करके देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। डेसिमल साइड में 2963 है, इंटीजर साइड में देखता हूँ 3 चौके 12, यहाँ से कैरी आएगा ही, 13 हो जाएगा, कैरी 1 हुआ, 3 1 4 4 3 7 7 3 10 3 13 होगा, वही आएगा। ठीक है, 3 3 6 1 7 होगा, 3 3 6 होगा, 3 होगा। देखिए करेक्ट आंसर आपको डी ऑप्शन दिख रहा है। डी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट सही है। आप सिंपल ऐड है लेकिन कंफ्यूजन लोगों को होगी, तो आपको ये समझ में आया होगा तीसरा। अब मैं चौथे पे आता हूँ। चौथा देखिए क्या बोला है, रुपए 3740 है, 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग के 1/3 तथा तीसरे भाग का 1/6 भाग परस्पर बराबर है। हमें अगर कोई सर्टेन अमाउंट किन्हीं के बीच में अगर डिवाइड करनी होती है तो पहले हमें उस रेशियो को डिसाइड करना पड़ता है जिसके हिसाब से चीज़ें सेटल होती हैं। जैसे इसने कहा कि हमें 3740 रुपये दिया है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 3 लोगों में कि पहले भाग का क्या बोलिए, पहले भाग का आधा बराबर है दूसरे भाग का 1/3 बराबर है तीसरे भाग का 1/6 भाग। ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। मुझे इन तीनों का रेशियो डिसाइड करने के लिए जैसे लिखा है a/2, अब यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट होगा a/2 b/3 और c/6, ये सब के सब इक्वल हैं। अब आपको मैं श्योर कर रहा हूँ कि इनका जो रेशियो होगा ए बी सी का, ए बी और सी का, वह क्या होगा 2:3:6 होगा। बोलिए कैसे होगा, ये भी समझिएगा। जैसे कभी भी हमारे पास जैसे जो पार्ट है 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है और बीच में इक्वल का साइन है, तो आप इनका रेसिप्रोकल करते हैं। अगर मुझे ए बी सी करना है तो इसका उल्टा 2 होगा, इसका उल्टा 3 होगा, इसका उल्टा 6 होगा, तो 2 3 और 6 का ही रेशियो तीनों के बीच बन जाएगा। यहाँ से भी हम चाहे अगर आपको बताएं कि वैल्यू के लेकर के अगर हम करें तो a/2 का मान k होगा तो a बराबर 2k होगा, b बराबर 3k होगा, c बराबर 6k होगा, k कैंसिल होगा, 2 3 6 का रेशियो बनेगा। अब मुझे उस डेटा को, उस अमाउंट को इन्हीं तीनों के बीच बांटना है, तो पहले इन अनुपाती भागों को ऐड कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 2 3 6 6 12 होता है। 12 की तुलना आप टोटल से करो 3740 से, 1 का मान निकालिए, 12 3 36 होता है, 1 4 बनेगा, तो 12 1 के 12 होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे 6 3 9 2 11 की 12 होगा, अगर हम लोग 12 लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अनुपाती पदों को जोड़िए, 6 3 9 2 11 हुआ, बराबर हमने 3 7 4 0 कर दिया। 1 का मान निकाल लीजिए तो कोई भी मान अपने आप पता चल जाएगा। जैसे इसने हमसे कौन सा पूछा, तीसरा भाग, तो तीसरे भाग का मान 6 है, तो 1 पहले कैलकुलेट करिए, तो पहला दूसरा तीसरा कोई भी निकाल सकते हैं। 11 3 33 होता है, 4 11 चौके 44, 340 होगा। अब अगर आपसे जैसे कौन सा पूछा है, तीसरा भाग जो कि अनुपाती रूप में किसके इक्वल है, 6 के, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 0 0, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 3 18 2 कितना होता है, 20 होता है। तो 2040 रुपये तीसरे पर्सन को मिल जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट सोल्यूशन इसका क्या है, चौथे का सी ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। लिखा है 2 की पावर x इंटू 8 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5 है। मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालना है। कुछ इंडिसेस के रूल यहाँ पे रिलेट करेंगे, जो आप समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कभी भी भाई अगर बेस सेम होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो क्लियर होगा, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है। रूल होता है बेस सेम होने पर कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। आप चाहे तो अभी जैसे देखो, अभी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन वाइज सेट करें तो क्या हो जाएगा, हम चाहे तो इसको 2 की पावर x है और यहाँ पर 2, जैसे 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3/5 हो जाएगा। अगर 1/5 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे थोड़ा सा अगर एक स्टेप और आप सोच ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और पावर 1/5 है। सर्ट्स का नियम, a की पावर m की पावर n, अगर हम पावर पे पावर लगाते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। अब आप दोनों तरफ से चल सकते हैं। कैसे, हम यहीं पे देख सकते हैं कि इन दोनों के बेसिस सेम है। क्या है, सेम है। अगर बेसिस सेम होती हैं तो पावर इक्वल हो जाता है। आप पावर इक्वल, बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाइड हैं और
बेसिस सेम है तो आप सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, तो आप लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n इक्वल हो जाता, इक्वल मतलब करके हम एक ही बेस पर दोनों पावर को ऐड कर देते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 3/5 और यहाँ पर 2 की पावर 1/5 है। अब बेसिस अगर सेम होते हैं ऐसी कंडीशन में, जो कंडीशन आप देख रहे हैं बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल कर देना होगा। कैसे? बेसिस सेम दिख रहा है ना, पावर इक्वल करिए, x प्लस 3/5 बराबर 1/5। देखिए हमने देखा कि बेसिस सेम था, आप ऐसे समझिए a की पावर m इज इक्वल टू अगर a की पावर n है, बेसिस सेम दिख रहा है ना, इसका मतलब कन्फर्म है कि पावर भी इक्वल होंगी। वही किया है, बेसिस सेम है दोनों साइड में तो पावर आप इक्वल कर दो। अब आप x का मान निकालिएगा, 1/5 से अगर हम 3/5 घटाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सिंपली घटकर -2/5 होगा। तो x की वैल्यू -2/5 है। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 5वां नंबर आपका डन हो गया। ठीक, छठे पर आइए। हम कोई सामान 400 रुपए में जब बेचते हैं, पढ़िए, 400 में एक मेज बेचने पर 20% की हानि होती है। 25% का अगर मुझे लाभ, इसको लाभ पर बेचना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? बाई सेलिंग द टेबल्स ऑफ ₹400 देयर इज अ लॉस ऑफ 20%। इफ द सोल्ड एट 25% प्रॉफिट देन गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, हमेशा किसी की जो बेसिक वैल्यू या बेस वैल्यू या निवेश होता है वो 100% होता है। कोई भी टास्क कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू की प्राइस जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है 100% होती है। अगर हम 20% के नुकसान पर बेच रहे हैं तो हम 80% में बेच रहे हैं, और अगर हमें 25% के फायदे पर बेचना है हमें उसको 125% पे बेचना होगा। हमने अभी तक 20% के नुकसान पर बेचा था, जिसका मान था, जिसकी वैल्यू थी 400, इसकी वैल्यू है 400। मुझे 125% का मान निकालना, यही होगा कंपेरिजन दोनों के बीच में। कंपेयर करिए आप, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। आप इसको आपस में कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए, ऊपर नीचे कंपेयर करिए, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से जा सकते हैं। 80 से इसको डिवाइड करिए, 5 बार जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 1 6, 625 रुपये होगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। राइट सोल्यूशन 625 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये है छठा क्वेश्चन और ये हो चुका है डन। 7वें पर आइए। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई चौड़ाई, बक्सा आपने देखा होगा टीन का और लकड़ी का संदूक जो घर में होता है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो बहुत मॉडर्न हो गए लोग, अलग तरह की चीज़ें, अलमारी और सारी चीज़ें कबड़ रखते हैं। आयताकार बक्से की जो आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी, जैसे एक बक्सा था आपके पास, बक्सा हमेशा यह ध्यान रखिएगा एक क्यूबाइड शेप का होगा, घनाभ की आकृति का होगा। अगर घनाभ की आकृति का है तो उसका इंटरनल मैनेजमेंट कुछ इस टाइप से है कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। कितना कितना दिया है देखिए, 20 है लंबाई, 18 चौड़ाई है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ये बक्से ए की बात है, यहाँ पर हम बक्से की बात है। बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। ये बक्सा ए था, उसी प्रकार से एक बक्सा बी बना है। इसके मेजरमेंट क्या थे, इसको हटा ही दें, कोई फायदा नहीं है इसको दिखाने का, क्योंकि आप इंटरनल समझ ऐसे पा जाएंगे कि आप बक्से को सोचिए, बक्से के अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर से अगर आप लेंथ मेजर करेंगे और बाहर से मेजर करेंगे तो फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि जो थिकनेस ऑफ द मेटल होती है, धातु की जो चौड़ाई होती है, वह कारण बन जाती है। आप देखे होंगे कि अंदर से मेजर कर रहे हैं और बाहर, जैसे ग्लास है, आप अंदर से मेजर करिए और बाहर से करिए तो आपको फर्क दिखेगा। धातु ग्लास है, कांच की लगी हुई है, उसका अपना एक थिकनेस है। वही सिस्टम है, बक्से ए का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 18 है, नहीं 20 है, 18 है और 15 है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं। बक्से के बी का क्या है, 18 है, 12 है और 5 है। बक्से ए का आयतन बी के आयतन का कितना गुना है? आयतन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसे सिंपली रेशियो बना दीजिए। आयतन दोनों का कर रहा हूँ। 18 तो डायरेक्टली कैंसिल होगा, ठीक है। 5 से इसको सीधा डिवाइड कर दीजिए, 5 चौके 20 होता है, 4 3 बार 12 होता है, 3 5 15 होता है। तो 5:1 है, मतलब 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 5 गुना आप लगा सकते हैं। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा और समझिएगा क्या अप्रोच है। प्राथमिक स्तर जो प्राइमरी लेवल पर क्षेत्रफल की अवधारणा, जैसे हम बोर्ड पे जिस पे लिख रहे हैं, इस बोर्ड पर जितनी पेंटिंग हो जाए इसके एरिया पे, अगर हम जिस कमरे में खड़े हैं कारपेट बिछा हुआ है तो कारपेट की जो सरफेस है टोटल कवर, उसने फर्श के एरिया को दिखाया है। अगर आपको प्राइमरी लेवल पर एरिया को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो शुरुआत कैसे करेंगे? हमको अगर समझाना है तो कैसे समझाएंगे? तो बताएंगे जिस रूम में खड़े हैं, जिस कॉपी आप पे लिख रहे हो,
जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यही सब जो चीज़ें समझाएंगे उस पर जो सरफेस होता है, जैसे खेत है, खेत में जितना पानी भर जाए, जो सिंचाई हो जाए, जुताई हो जाए, तो पूरा उसका सरफेस कवर करता है, एरिया होता है। समझाने की शुरुआत कैसे करेंगे आप? नोटबुक, पाठ्य पुस्तक, पेंसिल, बॉक्स आदि से। अगर प्राइमरी लेवल पे आपको बताना है तो नोटबुक चाहिए, हाँ, पाठ्य पुस्तक चाहिए, पेंसिल चाहिए, बॉक्स चाहिए, किसी वस्तु की क्षेत्रफल की तुलना करके, ठीक है, ये सब बाई कंपेयरिंग द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लाइक नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, पेंसिल, बॉक्स। क्षेत्रफल के सूत्रों को स्पष्ट करके, फार्मूला बता के प्राइमरी में पढ़ाओगे क्या? संभव ही नहीं है। लंबाई चौड़ाई की मानक इकाइयों का, मानक इकाई अभी प्राइमरी लेवल पे कहाँ चलेगा? जो यूनिट वैल्यूज होती हैं लेंथ ब्रेथ की, उसको समझा के बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास करवा के नहीं, ये सबसे परफेक्ट और इफेक्टिव मेथड होगा। अगर हमें एरिया को समझाना है प्राइमरी लेवल पे, तो आप नोटबुक का यूज करके दिखाएंगे, देखो इससे बड़ी लग रही है, इससे छोटी लग रही है, ये बोर्ड पे इसने ज़्यादा कलर कर दिया है, ऐसे आप रियलाइज कराओगे। फर्श का देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे ही सरफेसेस को समझाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन डन हुआ। 9वें को देखिए, अनुपात और समानुपात प्रत्यय, द प्रोपोर्शनल रीजनिंग was highlighted is understanding the concept of ratio and proportion। अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझाने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका का उजागर किया था। किसने किया था ये बताना है। अनुपात रेशियो होता है जो कंपैरिजन कराता है दो के बीच में, और जब अलग अलग रेशियोज को हम एक साथ कंपेयर करते हैं, इक्वलिटी देखते हैं, तो प्रोपोर्शन बनता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझाने वाले जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक चिंतक थे, वो लेव बायस्की थे। बैन हिले को बारे में जानते हैं, ज्यामिति कॉन्सेप्ट दिए थे। जीन पियाजे अलग अलग गुणधर्म जो जानवरों के बीच में और जो है लिविंग बींग्स के बीच में था, उनके बारे में बताए थे। जॉन डाल्टन के अलग अपने कॉन्सेप्ट थे। इसके लिए बायोगोस्की का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने ही इसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया था, रेशियो और प्रोपोर्शन के प्रत्यय को समझाने के लिए, उसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को हाईलाइट करने के लिए लेव बायस्की का यूज हम लोग, ये भी लेव बायस्की को यहाँ पर सही आंसर मानकर चलेंगे। बाकी सबके बारे में आप डिस्कशन कर चुके हैं, जानते हैं। टैनग्राम के बारे में मैंने वीडियो दिया था आपको, कुछ फिगर्स जोड़ जोड़ के बना करके हमने आज जानवरों की और तमाम तरह की आकृतियों को बनवाया था। अगर आपको याद होगा, मैंने उसकी पूरी स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन किया था, ये कहाँ से आया था, चाइना से आया था, क्या पर्पज था, बहुत सारी चीज़ें थी। टैनग्राम के विषय में सत्य कथन क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो देख लेना, नीचे जा करके टैनग्राम सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। अब पूरी वहाँ पर थॉट्स, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वहाँ पर सब कुछ मैंने स्पष्ट किया है। यह चीन की एक पुरानी पहेली है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 5-7 अलग अलग आकार के टुकड़े आप देखे होंगे, तो अलग अलग टुकड़े आपको पैरेललोग्राम इस तरह के मिलते हैं, उन्हीं को जोड़ जोड़ के हमने बनाया था। टुकड़ों को जोड़ करके जानवरों, इंसानों और अन्य चीज़ों की आकृतियाँ बनाया था। ये तीनों सही हैं इसमें। मैं इसके लिए पहले, दूसरे और तीसरे पर जाऊँगा। डी ऑप्शन, 3 के तीनों रिलेट कर रहे हैं टैनग्राम से। पूरा स्पष्ट किया है, क्लियर किया है। अगर आपको डाउट है तो आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा। 11, समचतुर्भुज जिसको रोम्बस कहते हैं, ये है, ये वह फिगर है जिसको रोम्बस कहते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो, ऑलमोस्ट डायगोनल्स नॉट इक्वल होते हैं। जैसे अगर इंटरसेक्शन ओ पर है, यह लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी, यह लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। यहाँ पर समकोण का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है। इसका परिमाप अगर 400 दिया है, परिमाप हमेशा जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा सभी भुजाओं का जोड़ होता है, एडिशन होता है। अगर आप सभी भुजाओं को ए मान लें तो जो पेरीमीटर होगा वो 4a होगा, और पेरीमीटर की वैल्यू 400 कर दीजिए, दैट इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू आप 400 से 4 को डिवाइड करें, 100 होगी। क्या होगी? 100 होगी। सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगे बताएं? 100। ए भी 100, ए भी 100, ए भी 100 और ए भी 100, सब भुजाएं 100 हो गई। इसके विकर्ण की लंबाई 160 है, एक विकर्ण 160 है, देखिए यहाँ से यहाँ तक। अगर एक विकर्ण 160 है तो इसका आधा भाग 80 होगा, ए भाग, और यह आपका 100 है। क्या पूछा है बताइए? क्षेत्रफल, एरिया जो होता है इसका 1/2 d1 इंटू d2 होता है। दोनों विकर्णों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 2 हमेशा इसका एरिया होता है। आपको जैसे एक विकर्ण तो दिया है 160, दूसरा हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। अगर ये 100 है और यह 80 है, बोलिए कैसे? क्योंकि ये पूरा 160 था, तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा? 80 आएगा। कन्फर्म है ना? पाइथागोरस लगेगा क्योंकि 90 डिग्री है, तो इसके सामने यहाँ पर कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूज, एक बेस हो गई, एक हाइट हो गई। तो पाइथागोरस के हिसाब से अगर हम OB निकालें तो अंडर रूट
100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है और 80 का 6400 होता है, तो हो जाएगा आपका बोलिए 3600, और 3600 मतलब 60 होगा। क्या होगा? 60। अगर 60 लिया तो यहाँ पर 60 और 60 मिल करके जो विकर्ण ए बनेगा 120 होगा। तो आप देखिए एक विकर्ण 160 दिया था और दूसरा विकर्ण 120 आया है। ठीक, अब आप इसको डिवाइड कर दें, 8 बार 80 हो गया, 12 8 96 होता है। 9600 सेंटीमीटर है कि मीटर? मीटर स्क्वायर होगा, जो आपको देखिए डी ऑप्शन में दिया है, एरिया एग्जैक्टली हो जाएगी। पेरीमीटर, अब देखो जूनियर पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पेरीमीटर दिया था, भुजाएं निकाली, भुजा निकाल करके हमने भुजा तो मतलब उसी से कैलकुलेट हो गया, एक विकर्ण था दूसरा भी निकाला और एरिया के फार्मूले पे सेट कर दिया, एरिया भी आपको एग्जैक्टली पता चल गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक समलंब, ट्रेपीजियम कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रेपीजियम, और ये फिगर ऐसे बनता है, देखिए ये ट्रेपीजियम है। दो भुजाएं जो होती हैं नॉन पैरेलल्स होती हैं, मतलब समांतर नहीं होती, दो समांतर होती हैं। अगर हम एक को ले लें यहाँ पर ए, दूसरे को ले लें बी, इनके बीच की एक सर्टेन दूरी होगी, डिस्टेंस एच कह दें या डी कह दें, जो मर्जी आप कह दें, आप डी कह दीजिए, इसी को ट्रेपीजियम कहते हैं। इसका जो एरिया होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, दोनों समांतर भुजाओं को जोड़ दीजिए, इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, दूरी क्या है। हमको इसका परिमाप पता है, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाएं मतलब जैसे अगर आप ए है, बी है, सी है, डी है, तो सभी भुजाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। कौन कौन? ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सब जुड़ी हैं। और वह परिमाप है कितना? जैसे इसके सामने मैं लिख देता हूँ, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सब जोड़ दिया मैंने ना। हाँ, अब आपसे कहा क्या है कि एरिया जो दिया है 1625 दिया है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 है, जैसे यह लेंथ 25 है, और एरिया पता है आपको और यह दूरी पता है। इसकी असमांतर जो कि नॉन पैरेलल साइड्स है, इसका और इसका सम बताना है, योग बताना है। मतलब अपने क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी फाइंड करना है। चारों भुजाओं का जोड़ पता है, हमको इस बी सी और ए डी को जोड़ना है। आप ए बी और सी डी अगर कहीं से निकाल देते ना तो हो जाता, आराम से निकाल सकते हैं। ए बी और सी डी सोचो यही ए प्लस बी तो है। आप अगर रूल पर चलो, एरिया दिया है 1625 इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में कौन कौन है? ए बी है और बी सी डी है, तो लिख सकता हूं मैं ए बी प्लस सी डी इंटू उनके बीच की दूरी क्या है? 25 है। कितना है? 25 है। अब यहां से अगर ये मान निकल जाएगा दोनों, तो दोनों के मान को हम 188 से घटा देंगे, तो जो असमांतर भुजाएं हैं कौन कौन? बी सी और ए डी, उनका जोड़ पता चल जाएगा। आइए करते हैं, 25 से इसको डिवाइड करिए, 25 6 बार 150 होता है और 25 पंचे इतना होगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 130 हो जाएगा। देखिए 25 से डिवाइड करिए, 25 छक्के 150 होता है, 125, 25 पंचे 125, 65, 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया 130 हुआ। इनका जोड़ हमें 130 मिल रहा है। अब 188 टोटल परिमाप है, पेरीमीटर है, तो हमको क्या करना है? आपको पता है कि सभी भुजाओं का जोड़ दिया है, जिसमें ए बी प्लस सी डी का मान हमने निकाल दिया, बी सी प्लस ए डी अपनी रिक्वायरमेंट है। इसको पता करने के लिए हमने 180 से क्या माइनस कर दिया? 188 से 130 माइनस कर दिया। 8 हुआ, 8 से 3 5 हुआ, 58 राइट सोल्यूशन होगा। कितना होगा? 58। अगला क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें बोला है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ट्रायंगल एबीसी है, देखो ऐसे ये ट्रायंगल एबीसी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, दोनों सेम है, सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है। देखिए जो लिखा है उसी हिसाब से चलिए। भुजा AC पर बिंदु D है, यहां पर कोई एक बिंदु D है। भुजा AC पर बिंदु D इस दो प्रकार के, मतलब एक ही अकेले बिंदु नहीं है, दो हैं। और ऐसा है कि AD इक्वल टू, मतलब आपको ऐसे बनाना है, देखिए दो पॉइंट्स ऐसे लेने हैं, D और E ऐसा लेना है कि जो AD रहे और EC रहे, मतलब यहाँ ऐसा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। यहाँ D कर दीजिए, यहाँ पर E कर दीजिए, जिससे कि इसने साफ साफ लिखा है कि AD इक्वल टू EC रहे, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर रहे, ऐसा हो। ठीक है, अगर इस फिगर को मेरे हिसाब से ऐसे बनाइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए ऐसे मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर विजन हो जाएगा सब कुछ। इसकी कंडीशन देखिए, जैसे इसने लिखा है कि ए बी इक्वल टू बी सी, अब मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, देखो
ए, हम लोग को जैसे क्या सेट करना है, ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम लोग यहां पर लेते हैं ए बी और सी, ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये देखिए स्थिति है, ये दोनों इक्वल कर दिया हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब इसने कहा कि AC पर बिंदु D और E इस प्रकार है, जैसे यहां पर देखिए कंडीशन ये है कि एक बिंदु D है और एक बिंदु E है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। ये बड़ा अच्छा सा देखिए आपको सेट हो जाएगा। अब इसमें से पूछ रहा है निम्न में कौन से कथन सत्य हैं। कथन सत्य से पहले कुछ कॉन्सेप्ट भी दिमाग में रखने होंगे। जैसे आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो कुछ एंगल्स का भी इक्वल होना कंपलसरी हो जाता है कि आइसोसेलेस में रूल होता है कि इसके बराबर होगा। यहां पर अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट दिया है सभी में, सर्वांग समता का, सब में ABE है और यहां पर BCD, CBD, BDC, DBC कुछ करके लिखा हुआ है। कॉन्ग्रुएंसी का सेट ऐसे होता है ना, जैसे इसका, जैसे देखो दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सभी करस्पॉन्डिंग भाग, चाहे वो साइड्स हो चाहे वो एंगल्स हो, इक्वल होते हैं। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो श्योर है कॉन्ग्रुएंट भी होगा और त्रिभुज भी देखो डिफरेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर A के करस्पॉन्डिंग क्या B है, क्या B के करस्पॉन्डिंग C है, क्या E के करस्पॉन्डिंग D है, करस्पॉन्डिंग सेट करना है, बाकी कोई नहीं। तो आपको जैसे पहले तो लेना है ABE, ये त्रिभुज ले लिया ट्रायंगल का, ABE ले लिया, और BCD हमने BCD लिया, मतलब देखो ए इसको साथ कर दिया, ठीक। तो आपका एक ट्रायंगल ऐसे सेट हुआ है, ये देखिए जो ब्लू से मैंने बना दिया, ये बना दिया, और एक हम ब्लैक से एग्जैक्टली कर दे रहे हैं ये भाग, लेकिन बनेगा नहीं प्रॉपर ये भाग। अब आप देखो तो इसमें कैसी क्या सिचुएशंस आ रही हैं। ये तो कंफर्म है कि जो एंगल ए होगा एंगल सी के इक्वल होगा ना, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ ए भाग, ए एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम जैसे ABE ले रहे हैं, ABE मतलब ये पूरा कंप्लीट इसको ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इसके साथ जा रहे हैं, मतलब एक तो हम इसके साथ आ रहे हैं, एक तो इसके साथ आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा दोनों ट्रायंगल्स में क्या रहा होगा। दोनों ट्रायंगल्स में जैसे अगर हम इसकी तरफ चले हैं और इसकी तरफ चले हैं तो हम देख पा रहे थे कि ए वाला पार्ट दोनों में कॉमन था, दिस पार्ट कौन, जो DBE था। और जो इक्वलिटीज की बात थी, जैसे कि आप ऐसे देखो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यहां पर अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो, ठीक है। हमको जो डिसाइड करना है कि इसमें A, जैसे हम सोचे कि A क्या B के इक्वल है, देखिए ध्यान से, क्या A जो है कंप्लीटली उस त्रिभुज BCD के इसके इक्वल है, क्या A जो है C के इक्वल है, हाँ बिल्कुल A C के इक्वल है, देखिए A C के इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है। हम इस पर जा सकते हैं, तो पहला तो नहीं आपका सेट हुआ, लेकिन ये कंफर्म है, मैंने शुरू से ही बता रखा है करस्पॉन्डिंग आपको देखना है। जैसे मान लीजिए हम इस पे तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि A B के इक्वल नहीं होगा। यहां पर देखिए लिखा है त्रिभुज ABE कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज CBD के, मतलब आपको कैसे जाना है आप समझिए। A जो है C के इक्वल होगा, यह किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। B जो है B के इक्वल तो रहेगा ही, B तो B के इक्वल आएगा ही आएगा, और E अब बचेगा D के इक्वल हो जाएगा, एकदम 100% यहाँ पे करेक्ट हो गया है। E जो है अगर हम इस ट्रायंगल में आते हैं और D इस ट्रायंगल में, तो मैंने बना ही दिया था इक्वल होगा, तो B ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट हो जाएगा। अगर देखो ना समझ में आया तो मुझे फिर से बताइएगा, मैं उसके हिसाब से अपडेट करूंगा, लेकिन मैंने जैसे जैसे बताया अगर इसके हिसाब से प्लान करिए तो आपको ये करेक्ट दिखेगा। कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको ना क्लियर हो, लेकिन मैंने पढ़ाया है। दो त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं, जब उनके सभी संगत भाग करस्पॉन्डिंग पार्ट, चाहे साइड का कंपेरिजन हो, एंगल का कंपेरिजन हो, इक्वल हो जाता है। करस्पॉन्डिंग वे में अगर इक्वल होंगे, देखिए है त्रिभुज सबके सब, नोटिस करिए BCD, CBD, BDC, फर्क नहीं है किसी में, केवल कौन एंगल किसके इक्वल है यही देखना है, और उसी को देखकर मैंने यहां पे सेट किया। B ऑप्शन की तरफ मैं जा रहा हूं। 14 देखिए, x + y 5 है, xy 12 है, x³ + y³ की वैल्यू पता करना है। जो पता करना है x³ + y³ वो आप अगर सोच लें, देखो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, एक तो फार्मूले से कर सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसका जो अमाउंट होता है, जो इसका एक्सपेंशन होता है x + y, x² - xy + y² होता है, ठीक है। अब आप समझिए, आपके पास क्या है, x + y है और xy भी है, बट x² + y² नहीं है, हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको दिया है x + y = 5, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो x² + y² + 2xy = 25 होगा रूल के अकॉर्डिंग। xy की वैल्यू आपको पता है 12 है, x² + y²
प्लस 2 12 जा 24 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 12 पुट कर दें 12 12 जा 24 इज इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इन रिड्यूस होके। तो यहाँ पर तो आपके पास कितना है 5 इंटू, देखो 5 था, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 1, माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 12। आप लिख सकते हैं 5 गुड़े माइनस यहाँ पर 11, तो 11 × 5 = 55 होगा, माइनस 55 हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। या तो दूसरा तरीका होता है कि आप ऐसे कोई दो नंबर सोच लें, कौन सा नंबर, जिनका एडिशन 2 हो और जिनका प्रोडक्ट 12 हो, तो सॉरी जिनका एडिशन 5 हो जिनका प्रोडक्ट 12 हो। ऐसे नंबर पॉजिटिव में नहीं सेट हो पा रहे थे, 1 और 4 सोच रहे होंगे आप, 2 और 3 सोच रहे होंगे, ठीक है, यही तो सोच पाएंगे ना, जिनका एडिशन 5 हो लेकिन प्रोडक्ट भी 12 हो, प्रोडक्ट भी क्या हो 12 हो, तो वो नंबर आपके नेगेटिव से ही सेट हो पाएंगे। जिनका एडिशन 5 रहेगा और जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या रहेगा 12 रहेगा, माइनस जैसे आप -3 -4 हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट 12 आएगा, और माइनस में ही नंबर सेट होंगे, और तो वहां पर x³ माइनस y³ की वैल्यू आपकी -55 होगी। तो आपको ऐसे इसको सेट करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला दिया है एक्स स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप समझिए, प्लस 12 है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 है। कॉमन फैक्टर बताना जो दोनों में कॉमन हो, मतलब जिसकी वैल्यू, ध्यान से देखिएगा कॉमन कौन होता है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे वही कॉमन है। फैक्टराइज करके भी पॉसिबल है कि हम फैक्टराइज कर दे, जैसे फैक्टर से एक्चुअली इसको हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, ये जो लास्ट वैल्यू होती है एक्चुअली इसका जो फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। लास्ट कांस्टेंट वैल्यू को इसके कोफिशिएंट अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करना होता है, 12 आया। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने होंगे जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 हो जाए। तो आपको पता है कि 4 और 3 7 होता है, 4 गुणे 3 12 भी होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12, x कॉमन करिए x प्लस 3 आएगा, प्लस 4 कॉमन करिए x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 कॉमन करिए x प्लस 4 होगा। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर भी इसी टाइप से है कि अगर हम इसको ऐसे सेट करें तो यहाँ पर ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -36 हो, जिनका एडिशन है सब्ट्रैक्शन -5 हो। आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 4x माइनस 36, क्योंकि 9 चौके 36 होता है माइनस में, और 9 से 5 निकलेगा, 4 निकलेगा, -5 आएगा। x कॉमन कर लीजिए, x -9 हो गया, प्लस 4 कॉमन कर लीजिए, x -9 हो गया, x -9 हुआ और x प्लस 4 हुआ। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन है, x प्लस 4। राइट सोल्यूशन x प्लस 4 है, और मैं आपको श्योर कर रहा हूँ अगर x प्लस 4 कॉमन है तो x इज इक्वल टू -4 आप रख करके देख लीजिए, दोनों को 0 बना देगा, इसको भी और इसको भी। चाहे आप रख करके देखिए, -4 रखेंगे तो 16 होगा, -4 का स्क्वायर, -28 होगा, प्लस 12 होगा। देखिए 0 हुआ कि नहीं, हाँ। यहाँ भी रख करके देखिए, -4 माइनस इसमें भी -16 होगा, सॉरी 16 होगा, -4 का स्क्वायर कितना हो गया, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, 16 होगा, और माइनस माइनस प्लस 20 होगा, -36 होगा, ये भी देखिए 0 हो जाएगा। तो आप पुट करके भी देख सकते थे कि अगर x इज इक्वल टू -1 पुट कर देते, x इज इक्वल टू -3 पुट कर देते, और x इज इक्वल टू -4 पुट कर देते, x इज इक्वल टू 6 पुट कर देते, जो दोनों को 0 बना देता वही कॉमन फैक्टर होता। ऐसे भी डिसाइड किया जा सकता था, ऐसा तरीका होता अगर हम इसको अप्लाई करते। बाकी मैंने फॉर्मेट भी पूरा आपको समझा दिया है। तो होप्सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ये 15 सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है। आप सेशन को अच्छे से क्लियर करते जाइए, रोज देखते जाइए, अपनी प्रिपरेशन करते जाइए, हमारी तरफ से पूरा प्रयास आपको दिखता रहेगा। आप भी अपने को इन्वॉल्व करिए, डेली की डेली 15 क्वेश्चंस में कमी नहीं रहेगी, डेली आपको तैयार करना है, और मैं डेली की डेली आपको इस कमिटमेंट के साथ सभी 15 क्वेश्चंस को डेली देता रहूँगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, मैथ्स का ज्वाइन किए रहिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।